गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उसका कुछ क्वेश्चन नहीं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो पिछले क्लास में था। पिछले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, है ना। आज इसके क्वेश्चन को एंड करके डिस्चार्जिंग देख लेते हैं और एक जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी अगर हो पाया तो कंप्लीट कर ही देंगे इस कैपेसिटर वाले चैप्टर को ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को देने का रीज़न ये है कि इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो एक फॉर्मूला आएगा जो आपको काफ़ी यूज हो सकता है आगे किसी भी, हम पार्टिकुलर इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकोगे, ठीक है ना। यहाँ तो यूज करेंगे ही, लेकिन वो कहीं भी यूज कर पाओगे, बताएंगे कब और कैसे उसको यूज करते हैं। मैक्सिमम ये और आज एक या दो और लेक्चर लगेगा मैक्सिमम अगर जाएंगे अभी तो, और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये एक सर्किट है, स्विच एस को क्लोज करने के बाद ही का कंडीशन पूछा जाएगा। 15 वोल्ट का ये बैटरी है हमारा, ये 2 फैराड दिया हुआ है, मैक्रो नहीं है याद रखिएगा, ये 2 फैराड है। एजम्पशन के लिए लिया गया 3 ओम, 6 ओम और ये 3 ओम। आफ्टर स्विच मतलब क्लोजिंग द स्विच आपको बताना है फाइंड ऑल टाइम वेरिंग क्वांटिटीज। आपको बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो यहाँ टाइम वेरी कर रही है। दूसरा, फाइंड देयर वैल्यूज एट t बराबर 0 पे और t बराबर इन्फिनिटी पे। 2 अलग अलग पार्टिकुलर केस में आपको निकालना है वैल्यूज का, जो जो टाइम वेरिंग क्वांटिटीज होंगी उसका। तीसरा, फाइंड टाइम कांस्टेंट, यानी सब क्वांटिटी जो भी हमारी है उसका हम जब इक्वेशन लिखते तो आप याद है, आप देखे थे जैसे हमने Q का इक्वेशन लिखा था तो क्या था, Q इक्वल्स क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। टाउ क्या था, टाइम कांस्टेंट था। तो आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, ये इजी है ना, हाँ ठीक है। अब उसके बाद निकलना है कि प्लॉट देयर ग्राफ, प्लॉट देयर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करना है। एंड ऑल्सो राइट देयर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसका इक्वेशन भी आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल का। और ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसी के लिए जो आपको फॉर्मूला बताएंगे वो आप कहीं भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए यूज कर सकते हो। चलो पहले फिलहाल आप एक काम करो, पॉज करो, जो आपसे सबसे पहले बन सकता है वो हम बता रहे हैं। पहला कि कौन कौन टाइम वेरिंग क्वांटिटीज है, ये आप तुरंत बता सकते हो, आप पहले उसको डिटरमाइन करो। और दूसरा एक टाइम कांस्टेंट, इससे इजी मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, अगर चाहो तो आप t=0 पर भी आप सब वैल्यू निकाल सकोगे, क्योंकि t=0 पे तो पता है बाबू कि चार्ज इसका 0 होगा और बाकी जो करंट होगा जो भी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 सबसे पहले पॉज करके कैलकुलेट करो आप, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद ऐसे हम देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको क्लोज कर दें तो करंट यहाँ से मान लो आ ही जाएगा, ठीक है ना। वो 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, I1 और I2, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस पर कुछ चार्ज भी आएगा धीरे धीरे, मान लो इस पर चार्ज कुछ Q आएगा। तो जब चार्ज इस पे आएगा ये टाइम के साथ वैरी करेगा, करंट भी टाइम के साथ वैरी करेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये मिल गया कि I1, I2 और Q, ये चारों जो क्वांटिटीज़ हैं ये टाइम के साथ वैरी कर सकते हैं और इन्हीं चारों का वैल्यू हमको निकालना है।
कहाँ पर, t बराबर 0 पर और एक t बराबर इन्फिनिटी पे। टाइम कांस्टेंट के लिए भी हम बता चुके हैं आपको प्रोसेस, उसको भी देख लेते हैं। आप लोग कैलकुलेट किए होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले t इक्वल टू 0 पर देखते हैं, ठीक है। एट t इक्वल्स 0 पे, t इक्वल्स 0 पर क्या होगा ये सोचो जरा। t इक्वल्स 0 पर आपका जो कैपेसिटर होता है वो स्ट्रेट वायर की तरफ वर्क करता है ना। तो चलो इसको स्ट्रेट वायर बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वायर बना दिए। और सबसे पहला फायदा क्या मिलता है t इक्वल टू 0 का, कि हमको ये पहले से मालूम होता है कि q का वैल्यू 0 होगा, मतलब ये हमको मालूम ही होता है, ठीक है। अब i1 i2 निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप देख रहे हो 6 ओम और 3 ओम आपस में क्या है, वेरी गुड, पैरेलल में है, और वो 3 ओम के साथ आ जाएगा सीरीज में। तो हम इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे ओवरऑल, तो R इक्विवेलेंट को देखो हम ऐसे करेंगे 3 ओम, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों सीरीज में, इसलिए उसके साथ प्लस लगा दिए हैं। और जो पैरेलल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए, वो सेम वही होगा जो कैपेसिटेंस का सीरीज में था। दैट इज यहाँ पे होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3 ओम मल्टीप्लाइड बाय 6 ओम बाई 9 ओम। यानी ये रिजल्ट आ गया आपका 5 ओम। यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। तो हम करंट निकाल लें तो I जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट बाई 5 ओम, दैट इज 3 एम्पियर। 3 एम्पियर तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी I1 और I2 नहीं मिला है। लेकिन हम ये जानते हैं कि I1 और I2 वाला जो आपका सर्किट है, यानी ये 3 ओम और ये 6 ओम एक दूसरे के साथ है आपका पैरेलल में। यानी कहने का मतलब कि जो इसकी पोटेंशियल होगी वही इसकी भी पोटेंशियल होगी, है ना। दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो ये कह सकते हैं कि I1 इंटू 3 यानी 3I1 इक्वल्स I2 इंटू 6 दैट इज 6I2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 और I2 जो है आपका 2:1 रेशियो में है। कितने रेशियो में है, 2:1 रेशियो में है। आप देखो ऐसे तो समझने की चीज है कि I जो है वो I1 प्लस I2 है, ठीक है। अब आप यहां पर रेशियो भी अप्लाई कर सकते हो कि I1 की जगह 2I2 रख दो, I1 की जगह 2I2 तो 3I2, तो I2 आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि I1 I2 आपका 2:1 रेशियो में है और टोटल 3 ही एम्पियर है, तो ऑब्वियस है कि एक 2 एम्पियर रहा होगा और 1 एम्पियर रहा होगा, है ना। एक 2 एम्पियर रहा होगा और एक 1 एम्पियर होगा, ऐसे भी सोचा जा सकता है। और वरना आप इसको इक्वेट करके इससे सॉल्व कर सकते हो। यानी हमको क्या मिला कि I1 जो है हमारा वो 2 एम्पियर है और I2 जो है वो हमारा 1 एम्पियर है। वैसे भी एक बात समझने की चीज़ है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। तो ये हमको सबका वैल्यू मिल गया है। Q बराबर 0 मिल चुका है हमको। I1 और I2 ये तीनों हमको फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, और वो टाइम कितना पे, 0 पे। और अब हमको सेम यही वैल्यू निकालना होगा टाइम इक्वल्स इन्फिनिटी पे। टाइम कब रखना होगा, इन्फिनिटी रखेंगे और ये सेम वैल्यू निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, वो तो कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट करो, मिटाना ही पड़ेगा हमको। तो हमको लगता है कि बिना मिटाए भी बना सकते हैं। एक बात देखते रुको, देख लेते हैं। हमको चाहिए कहाँ पे, एट t इक्वल्स इन्फिनिटी पे चाहिए, है ना। तो t इक्वल इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है, याद होगा आप लोग को। और ये ओपन हुआ, इसका मतलब कि पहला तो फिक्स हो गया कि I1 0, है ना। ये तो पहला फिक्स हो गया कि I1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब I1 0 हो गया तो इसका मतलब कि I जो है वो I2 के इक्वल होगा, है ना। करंट क्या होगा, सिर्फ आउटर सर्किट में जाएगा। तो करंट का यानी I जो है आपका I2 के जो इक्वल है उसका वैल्यू कितना होगा, बहुत सिंपल है ना। उसका वैल्यू होगा टोटल पोटेंशियल
जो कि 15 वोल्ट है हमारा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों में सेम करंट जा रहा है ना, और इसका मतलब क्या है कि दोनों सीरीज में है। तो ये रिजल्ट आएगा 15 डिवाइडेड बाई 6 और 3 बच गया 9, 6 और 3 जोड़ के 9 था, बच गया कहाँ से, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में 5/3 एम्पियर। अब सवाल ये उठता है कि इसका चार्ज कैसे निकाला जाए। तो Q बराबर क्या था, C इंटू वी मैक्स, जिसको पोटेंशियल मिलने वाला था। तो V मैक्स इसको उतना ही मिलेगा जितना 6 ओम का है ना। तो बस सिंपल है, Q बराबर क्या हो जाएगा, C का वैल्यू है 2 फैराड था ना, हाँ 2 ही फैराड था। आप लोग के पास लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हमने तो दिक्कत हो जाएगा बाद में कभी। 2 फैराड था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो उसका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल कितना होगा इसका, तो इसमें करंट जितना आ रहा है उसको इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए, इसका पोटेंशियल मिलेगा, और जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका भी पोटेंशियल होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना है मेरा 6 ओम वाले का, 5 इंटू 3 6 ओम 2 बार में। तो ये कुल मिला के मेरा पूरा कंडीशन बन गया कि चार्ज आ चुका है हमारा। चार्ज कितना आ रहा है, तो 2 5 और 2 20 कुलाम का आपका चार्ज आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मेरा आई जो करंट था वो शुरुआत में 3 एम्पियर था, जो कि डिक्रीज होकर आ गया, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, हाँ डिक्रीज हुआ, 5/3 एम्पियर हो गया, ठीक है। जो मेरा I1 था आपका 2 एम्पियर, I1 कितना था 2 एम्पियर, वो डिक्रीज होकर 0 हो गया। और जो I2 1 एम्पियर था वो इंक्रीज होकर 5/3 एम्पियर हो गया। चार्ज इनिशियली 0 था, इंक्रीज होकर 20 कुलाम हो गया। यानी 3 फंक्शन यहाँ, 2 फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है और 2 फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ बनाने के लिए तो ये काफ़ी है हमारा डेटा, बट इक्वेशन बनाने के लिए ये डेटा काफ़ी नहीं है, हमें एक और चीज़ चाहिए। समझदार तो आप हैं, टाइम कांस्टेंट। लास्ट बार तो इक्वेशन हमको क्वेश्चन तो नोट है ही। टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करते थे, तो टाइम कांस्टेंट के लिए करते थे हम लोग बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते थे, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालते थे। तो सबसे पहली बात कि 6 ओम और 3 ओम यहां बन गया आपका पैरेलल, और वो इस 3 ओम के साथ आ जाएगा। समझदार तो आप हैं सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर वही चीज़ वो सेम ही आएगा, 6/3/6 + 3 ओम। ये तो 2 ही आएगा ना, 9 18 और 9 से 2 बार में 18, यानी ये 5 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। और टाउ इक्वल्स था आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया था 2 5, और सी का वैल्यू है 2, यानी 10 सेकेंड। ये टाउ का वैल्यू आ गया 10 सेकेंड। इन सब को पहले आप करिए नोट, फिर हम लोग चलते हैं इक्वेशन लिखने के लिए और ग्राफ। इसको बिठा दे रहे हैं और एक फॉर्मूला पहले आपका लिख देते हैं, ठीक है, उसको देखिएगा। उसके बाद हम लोग वो डेटा सब याद है आप लोग को, चलो हम देखते हैं जहाँ तक हमको याद है। आई का वैल्यू 3 एम्पियर था इनिशियली, पहले t बराबर 0 पे लिख देते हैं, t इक्वल्स 0 पे, ठीक है। आई का वैल्यू 3 एम्पियर, I1 2 एम्पियर, I2 1 एम्पियर, और चार्ज था 0 एट t इक्वल्स इन्फिनिटी पे। आई था आपका 5/3 एम्पियर, और I2 भी था आपका 5/3 एम्पियर, I1 0, और चार्ज था 20 कुलाम, और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आया था 10 सेकेंड। चलो इतना याद है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो सबका पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहला बनाते हैं हम लोग I
और t का, है ना। i और t का अगर हम ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले देखते हैं i का वैल्यू कितना है। तो i का वैल्यू है आपका 3 एम्पियर, ठीक है। और i का जो वैल्यू आया है वो आया है 5/3 एम्पियर तक, यहीं तक आया है। तो ये यहां से डिक्रीज होके इसको अटेन करना चाहेगा, है ना। चलो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन किसका बनाते हैं, चलो I1t का बनाते हैं। I1 और t, I1 का इनिशियल वैल्यू कितना है 2 एम्पियर और फाइनली वो 0 तक आया है, यानी ये 2 एम्पियर से आएगा 0 एम्पियर तक। दो एम्पियर से 0 एम्पियर तक जाएगा, ठीक है। तीसरा बनाते हैं हम लोग I3 वाले का। I3 का t से, I3 और t का। तो I3 का इनिशियल वैल्यू जो है, हम I3 है कहाँ, I2 है ना, वही तो I1 I2, 3 कहाँ से आ गया, ठीक है। I2 का इनिशियल वैल्यू है आपका 1 एम्पियर और वो गया है 5/3 तक। तो चलो ये है आपका 1 एम्पियर और ये 5/3 एम्पियर। ये इस तरह से इसको अटेन करना चाहेगा, ठीक है। फिर लास्ट एक बच गया हमारा फोर्थ, वो है चार्ज का, जो कि 0 से लेके 20 तक जाएगा। 0 और ये 20 कूलाम तक। तो ये हो गया 0 से लेके 20 कूलाम तक, ठीक है। तो हमने चारों का ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब हमको चारों का इक्वेशन लिखना है ना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले हम बता दें, तब तक ये आप उसको नोट करिए। ये हो गया है नोट आप लोग का। अब इसको मिटा देते हैं सबको, इस सबको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, ताकि वो इक्वेशन लिख सकें हम लोग, जिस पे ये जो हमारा दिया हुआ ग्राफ है इसके कारण हम हर एक का पार्टिकुलर इक्वेशन लिख पाए, इसका एक्चुअली इसका यूज करके। तो दो कंडीशन, देखो पहली बात क्या है, दो ही तरह की बातें होंगी इक्वेशन बनाने में। एक तो या तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आपने जो फंक्शन बनाया हो वो इंक्रीज कर रहा हो, या तो आपने जो बनाया हो वो क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। जैसे यहाँ हमारा 2 इंक्रीज कर रहा है और 2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो चलो मान लो हम एक टाइम में x1 से x2 इंक्रीज कर रहे हैं, और एक टाइम में x2 से x1 डिक्रीज कर रहे हैं, और हमें दोनों केस में xt इक्वेशन लिखना है। कितना इक्वेशन लिखना है, xt इक्वेशन लिखना है। तो याद रखिएगा, इंक्रीजिंग वाले का इक्वेशन लिखाता है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, प्लस दोनों का डिफरेंस, दैट इज x2 माइनस x1, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस kt, ये इक्वेशन होगा, ठीक है। और x का पार्टिकुलर टाइम t पे, इसका इक्वेशन भी वैसे ही कुछ लिखाएगा, xt का x1 प्लस
x2 माइनस x1 ई टू दी पावर माइनस के टी, ये है माइनस के टी डिक्रीजिंग वाले में और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी इंक्रीजिंग वाले में। बाकी सारा चीज सेम है। पहले आप इनिशियल वैल्यू लिखोगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस और वो टर्म अप्लाई कर लोगे ई टू दी पावर माइनस के टी। अब बोलोगे के क्या है, तो के कांस्टेंट है ना। जैसे हमारा इस इक्वेशन में टाइम कांस्टेंट होता है, टी अपॉन टाउ लिखते हैं, वैसे ही के आपका है कोई कांस्टेंट। वो पार्टिकुलर हर एक अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग आ सकता है। तो इसका इक्वेशन लिखे तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग है ना। चलो, तो इसका जो आई आएगा टी पे वो कितना आएगा, इनिशियल वैल्यू 5/3 एम्पियर, तो 5/3 एम्पियर प्लस एम्पियर ही रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत है, प्लस क्या आएगा आपका 5/3 घटाएंगे कितने से, 3 से, तो 3 से 5/3 घटाइए कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 4/3 होगा ना। तो 4/3 ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10। 10 कैसे आया, क्योंकि आपको याद होगा टाइम कांस्टेंट 10 था। तो इस पहला वाले का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले का इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये भी डिक्रीजिंग है, तो इसका I1 का टाइम पे क्या लिखेंगे इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन लिखना होगा ना, स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हैं। 2 में से 0 गया 2, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10, यानी आगे ये 2 ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है तो है, इसमें क्या है। चलो इसका यहाँ लिखते हैं, I2t का इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा, इनिशियली 1 प्लस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे तो 5/3 से 1 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 2/3 आ जाएगा, 2/3 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10। इसका इक्वेशन लिखते हैं, क्यू है ना ये तो चार्ज था ना हमारा, इसका QT का इक्वेशन लिखेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 20 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10। 20 कैसे लिखे, तो 20 में से 0, तो रिजल्ट हो गया 20 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 10। ये इक्वेशन बन गया हमारा, देख लीजिए इसको, ये है हमारा। आपको वो बेसिकली याद रखना है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ था आज के क्लास में, मतलब जो हम लोग देखे हैं। बाकी पिछला तो वही सब चीज़ था जो हम लोग जैसे सॉल्व किए हैं, ये थोड़ा सा अलग था। और इसके बेसिस पे अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से इक्वेशन, इक्वेशन से ग्राफ, दोनों बना सकते हो आप, है ना। ग्राफ है तो ग्राफ से इक्वेशन बना दो, और इक्वेशन है तो इक्वेशन से ग्राफ बना दो। नोट कर लो इसको पहले। ये हो गया नोट। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। जल्दी जल्दी आज कम से कम डिस्चार्जिंग तो कंप्लीट हो जाए। देखो क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन को इधर बनाते हैं। ये नहीं, यहाँ भी रहने दो उसको, यही बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं S2, और यहाँ एक सेल बना दो। यहाँ भी एक सेल बना दो, यहाँ भी ऐसा। अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया ये, हाँ ठीक। इसका S1 है, BSc है, R है, R ठीक है।
आपको चार्ज का इक्वेशन लिखना है। अब ऑब्वियस है कि जब चार्ज का इक्वेशन लिखने कहेगा तो आप मान के चलो कि वो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। चार्ज का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। स्टेडी स्टेट में जब S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, अगर S1 S2 को हम क्लोज कर दें तो क्या होगा। तो जब भी इक्वेशन लिखने की बात होगी तो सबसे पहले हमको टाइम कांस्टेंट निकालना होगा, है ना। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि C के अक्रॉस, है ना, C के अक्रॉस हमें चाहिए, ये जो हमारा C कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमको चाहिए R इक्विवेलेंट एंड व्हेन वी शॉर्ट सर्किट द बैटरी, शॉर्ट सर्किट कर दो सेल को, और अब बताओ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखो R और ये R सीरीज या पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल वही इसका भी पोटेंशियल होगा, वही यहाँ भी पोटेंशियल कराएगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले R का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में है। तो R और R क्या हो जाएगा, ये R/2, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इस पॉइंट के क्रॉस निकालना है और ये हो जाएगा आपका R/2, ये R और ये भी R। अब देखो ये R/2 और ये R किस में आ गया, सीरीज में, है ना। तो अब ये इस तरह से बन गया है कि ये हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच चाहिए, ये R है आपका और ये 3R/2 है ना। तो 3R/2 और R आपका क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3R/2 इंटू R बाई 3R/2 प्लस R हो जाएगा, होगा ना। तो ये 3R और ये 5R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, 3R/5, यानी R इक्विवेलेंट आ गया कितना आपका 3R/5। यानी कहने का मतलब टाइम कांस्टेंट जो आ गया वो 3RC/5, क्या आ गया 3RC/5। वेरी गुड। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, अब इसके बाद निकालना है हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। चलो पहले फिर से इसको बनाते हैं। और ये हमारा V पोटेंशियल लगा हुआ था, इधर भी V पोटेंशियल लगा हुआ था, ठीक है। और अब हमको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक्चुअली हमको इसका क्या कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने का एक चीज़ बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हमको यहाँ का करंट मिल जाए, अगर हमको यहाँ का करंट मिल जाए तो हम क्लियर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, I भेजेंगे करंट। मान लो ये I करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, यहाँ जाएगा मान लो I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका I माइनस I1, ठीक है, I माइनस I1। फिर मान लो यहाँ I1 करंट गया, इधर भी I1 करंट गया, तो ये I माइनस I1 मिलके फिर यहाँ I बना देगा। तो हमारे पास दो लूप है, एक ये लूप दिख रहा है हमको और एक ये लूप दिख रहा है। इन दोनों लूप में अगर हम लूप 1 इसको 2 मान लें, तो लूप 1 और लूप 2 में अगर हम लोग चलें तो हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा I और R के टर्म में, जिसको सॉल्व करके, एग्जैक्टली सही बोले हो, जिसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो पहले लूप 1 में चलते हैं। लूप 1 में चलते हैं तो कैसे करेंगे, इन लूप 1 वी अप्लाई, क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, है ना, KVL, यही तो अप्लाई करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो, देखो ध्यान से, लूप 1 में हम लोग इस तरह से जा रहे हैं ना, तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस IR, यहां भी वैसा ही है, तो माइनस ऑफ I माइनस I1R, यहां भी सेम है, तो माइनस IR, और ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस V इक्वल्स 0, तो V इक्वल्स हो जाएगा
IR और IR 3 IR और प्लस 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 प्लस, ये तो प्लस ही हो गया, माइनस ही रहेगा ना, -I1R। देख लो एक बार ठीक से, कोई दिक्कत है ना? देखो एक्चुअली आएगा तो तीनों इधर प्लस में आ जाएगा ना, अगर हम तीनों को भेजें तो IR, फिर ये IR और फिर ये IR, तो 3I इंटू R हो जाएगा और -I1R। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब अगेन हम लोग किस में चलेंगे? अगेन इन लूप 2 वी अप्लाई KVL। अब लूप 2 में चलते हैं और इसमें KVL अप्लाई करते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें तो है ही नहीं कुछ। इसमें हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -V डायरेक्शन ले लेते हैं भाई, नहीं तो बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो आप लिया नहीं। -V, वेरी गुड। आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की तरफ तो -I1 इंटू R। बट यहाँ क्या है कि आप अपोजिट जा रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस I माइनस I1 R इक्वल 0, तो हो जाएगा IR माइनस 2I1R इक्वल्स V। देखो ध्यान से, दो इक्वेशन मिल गया तुमको। देखो ध्यान से कैसे किए, इसमें तो कुछ नहीं है, प्लस से माइनस आ रहा है तो -V लिखा हमने। ये भी हम देखो करंट के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन है तो माइनस में लिखा है इन दोनों का प्रोडक्ट, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लूप का डायरेक्शन तो प्लस में लिखा। अब क्या करोगे? अब करोगे सॉल्व करने का सिंपल तरीका, इसमें I1R है, इसमें 2I1R, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो, जोड़ने घटा दो, तो बस तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तुमको क्या मिल जाएगा? I और I1। जब I और I1 मिल जाएगा, I और I1 मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट करो इसको। बन जाएगा, ये कंफर्म कर दें या आप कर लो, मतलब हम करें या आप कर लोगे? आप लोग कुछ खास नहीं हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर घटाना है। तुम सॉल्व करोगे I तुमको मिल जाएगा और तुमको बस I ही चाहिए, क्योंकि I इंटू R मल्टीप्लाई करोगे तुमको इसका पोटेंशियल मिलेगा, वही पोटेंशियल यहाँ रखोगे। और इक्वेशन कैसे लिखना है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्या था फॉर्मूला? Q इंटू क्यू मैक्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t अपॉन टाउ। टाउ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, 3RC अपॉन 5। चलो कर ही देते हैं टाउ। 6IR माइनस 2IR इक्वल्स टू V, IR माइनस 2I1R इक्वल्स V, 5IR इक्वल्स हो जाएगा V, तो I आ जाएगा V अपॉन 5R। तो कहने का मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कितना हो जाएगा? V अपॉन 5R मल्टीप्लाइड बाई R, R से R कट गया और रिजल्ट आया V अपॉन 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? Q इक्वल्स CV5 मतलब अपॉन 5 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 5t अपॉन 3RC। ये इक्वेशन बन गया हम लोग का। नोट करिए जल्दी से इसको। ये हो गया नोट। अब हम लोग चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। क्वेश्चन आरसी सर्किट का कैसा भी हो, अब हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। एक वेरिएशन जितना हो सकता था वो हम लोग ने देख लिया है। वैसे क्वेश्चन का कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। जरूरत पड़ा तो 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे बाद में, लास्ट में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही कर देंगे, देख लेंगे। अब देखो क्या था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, अगर इसको डिस्चार्ज करवाना है तो सेल हटा दो, सिंपल इसको रेजिस्टेंस से लगा दो, तो थोड़े देर में ये यूज होते 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 ये फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ये स्विच है, छोटा स्विच इधर लगा देते हैं। मान लो इधर एक स्विच है, स्विच कनेक्ट किया हमने, इस पे चार्ज अभी फ़िलहाल पूरा फुल्ली चार्ज है ये,
तो चार्ज अब यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू करेगा और इसमें ये करंट बनेगा। तो मान लेते हैं एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे चार्ज Q था, ठीक है, मान लेते एक पार्टिकुलर समय मान रहे हैं बाबू, ठीक है। तो चलो इस लूप में चलो तो जरा से ध्यान से, तो क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो पोटेंशियल क्या होगा Q अपॉन C, माइनस से प्लस तो प्लस, और करंट के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन है तो माइनस आई आर होगा इक्वल्स 0। तो Q बाई C क्या हो गया आपका आई आर के इक्वल, लेकिन I है क्या डी क्यू अपॉन डी टी, बट माइनस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, चार्ज का तो चेंज हो रहा है, चार्ज का रेट चेंज आ रहा है बट ये डिक्रीज है, ठीक है। तो Q बाई C इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर, तो माइनस डी टी अपॉन आर सी इक्वल्स हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू। इसका वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं Q से कोई पार्टिकुलर चार्ज Q तक गया था, इनिशियली बोले थे ना चार्ज है फुल्ली आपका डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसका मतलब चार्ज तो है ही हमारा, ये 1 माइनस 1 अपॉन आर सी कर लेते हैं, ये डी टी है कितने टाइम में, तो मान लेते हैं 0 से t टाइम में, डी क्यू अपॉन क्यू का क्या हो जाएगा एल एन ऑफ क्यू, क्यू से लेके क्यू तक, माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू टी 0 से t तक, ये हो जाएगा एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू इक्वल्स माइनस टी अपॉन आर सी, एल एन क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्यों हुआ आपको याद है, हमने फॉर्मूला बताया है, लॉग ए बेस बी बराबर सी होता है तो ए इक्वल्स बी टू दी पावर सी होता है, और लॉग ए बेस ई को ही तो एल एन ए कहते हैं, यानी इसके बेस में ई था। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये नोट कर लीजिए, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे यही चार्ज रहेगा हमारा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये तो हमारा Q मिल गया है ना। अब अगर हमको मान लो कभी कभी कोई पूछ सकता है कि करंट क्या होगा, तो भाई करंट तो हमने सामने ही लिख दिया, बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो क्या करोगे। I क्या लिखा है हमने माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, चलो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, I इक्वल्स माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो माइनस क्यू डी अपॉन डी टी ऑफ ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो माइनस क्यू बराबर बाई माइनस ऑफ आर सी आएगा बाहर, 1 अपॉन आर सी आएगा ना, और ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्योंकि ई टू दी पावर आपने पढ़ा है के एक्स का होता है के ई टू दी पावर के एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, रिजल्ट आ गया क्यू अपॉन आर सी जो आपका आई रहेगा, ये आई का वैल्यू हो गया, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और जो हो सकता है मैक्सिमम, और 1-2 टॉपिक जो बच गया है उसको फाइनली समाप्त करके इस चैप्टर को एंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।